हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम बात करेंगे सीपीसी में दिए हुए सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ज्यूरिसडिक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, ये कितने तरह का होता है। फिर देखेंगे कि ये सीपीसी में कहाँ कहाँ दिया हुआ है और इसे कैसे पढ़ना है। तो ज्यूरिसडिक्शन वैसे तो बहुत बहुत पहले डिफाइन कर दिया गया था कई सारे केसेस में, लेकिन अभी एक लीडिंग केस आया है ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर 2019 में, एन वाडिया वर्सेस आइवरी प्रॉपर्टीज़ का। उसमें कहा गया कि ज्यूरिसडिक्शन इज़ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू जुडिशली डिटरमिन अ केस बिफोर इट। मतलब कि जब कोई कोर्ट किसी भी चीज़ का, किसी भी केस का संज्ञान ले, यानी कि उसका कॉग्निजेंस ले, फिर उस पर एडजुडिकेट करे, फिर उसके ऊपर एक जजमेंट दे जो कि लीगली बाइंडिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था। अब बात आती है कि ज्यूरिसडिक्शन कितनी तरह का होता है। तो ज्यूरिसडिक्शन होता है तीन तरह से, हम देखते हैं। पिक्यूनरी हम पढ़ते हैं कहाँ पर, सेक्शन 6 और सेक्शन 15 भी उसे गवर्न करता है। फिर आता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आप देखेंगे सेक्शन 16 से लेकर 20 तक दिया हुआ है, जिसके वीडियोस पहले ही आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। वो दिए हुए हैं, मैंने पहले ही बनाए हुए हैं वीडियोस। और फिर आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि अगर टेरिटोरियल या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है, फिर भी आपको जो जजमेंट आता है उसे वैलिड माना जा सकता है। मतलब टेरिटोरियल पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होने की कंडीशन को वेव ऑफ किया जा सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 21 में दी हुई हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो जो जजमेंट आएगा वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगा। तो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को कैसे पढ़ना है वो आज मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, नोट्स हैं, नोट्स की स्लाइड्स हैं, तो हम लोग उसके थ्रू समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आएगा, आपको पसंद आएंगी। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 कहता है द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरइन कंटेन्ड हैव jurisdiction टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। सबसे पहली बात आती है कि सूट कैसा होना चाहिए, सिविल नेचर का होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है, इस सेक्शन की पहली कंडीशन है कि सूट सिविल नेचर का क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझने लायक बात आ गई कि सिविल नेचर क्या होता है। फिर दूसरी बात है कि ये एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कैसे भी बार नहीं होना चाहिए, मतलब कोई रोक नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, या तो एकदम एक्सप्रेस लिखित रूप में कि इसके ऊपर रोक है, इन सूट्स के ऊपर सिविल कोर्ट इनका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, या फिर इम्प्लाइडली रोक लगी हुई हो, बार हो। तो ये दो कंडीशंस हो गई, एक तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार नहीं होना चाहिए और एक सिविल नेचर का होना चाहिए। ये मेन सेक्शन का कंटेंट है जिसे अभी हम लेटर ऑन डिटेल में समझेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 और 2 भी साथ में ही देख लेते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन 1 में बताया कि जो सूट है या तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी अगर कंटेस्ट हो रहा है तो भी हम उसे सिविल सूट मानेंगे, ये क्लैरिफाई किया गया। या फिर कोई राइट टू ऑफिस है वो कंटेस्ट किया जा रहा है तो उसे भी सिविल नेचर का माना जाएगा। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस दोनों सिविल नेचर के माने जाएंगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट विथ स्टैंडिंग, कि ऐसा राइट जो है जब वो डिसाइड होने लगा तो बाद में कोई क्वेश्चन उसको डिसाइड करने के लिए कोई क्वेश्चन ऐसा इन्वॉल्व हो गया जो कि रिलीजियस राइट से, सेरेमनीज से रिलेटेड था। तो मतलब बेसिकली अगर वो सिविल नेचर का था, यानी कि राइट टू ऑफिस था, उसको डिटरमिन करने के लिए कॉन्सिक्वेंटली हमें कोई रिलीजियस क्वेश्चन को भी अगर डिटरमिन करना पड़ता है तो हम उसे सिविल नेचर का ही मानेंगे। उसे हम ऐसा नहीं मानेंगे कि अब उसका सिविल नेचर ख़त्म हो गया। होता क्या है कि जैसे जब जो चीज़ प्योरली रिलीजियस राइट से या सेरेमनीज से रिलेटेड होती हैं उन्हें हम सिविल नेचर का नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वो राइट टू ऑफिस से जुड़ी हुई हैं और बाद में कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर हम ये बाद में कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज से रिलेटेड, तो हम ये मानेंगे कि ये राइट टू ऑफिस का जो क्वेश्चन ये था, मुद्दा था, ये सिविल मैटर है। ठीक है, ये एक सिविल
नेचर का केस है। फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन 76 में जोड़ा गया, जिसमें और क्लेरिफाई ये किया गया कि ये जो ऑफिस की बात है, राइट टू ऑफिस की बात है, अगर इससे कोई फीस अटैच ना हो, मतलब ये कोई पैसे से लेना देना ना हो, इस ऑफिस की कोई फीस ना हो, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस भी ना हो ऑफिस का, तो भी हम इसे सिविल नेचर का ही मानेंगे। अगर वो ऑफिस की तरह ट्रीट होता है, राइट टू ऑफिस इन्वॉल्व है, तो चाहे फीस अटैच्ड हो या ना हो, प्लेस फिक्स्ड हो ऐसे ऑफिस का या ना हो, लेकिन फिर भी हम उसे सिविल नेचर का मानेंगे। तो ये सिविल नेचर को डिटरमिन करने के लिए दो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। अब आइए देखते हैं सिविल नेचर और डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट आगे स्लाइड में फिर दूसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये आप देखिए सेक्शन 9 सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन जो मैंने आपको अभी बताया था होता क्या है, लीडिंग केस है उसके ऊपर। फिर ये आता है सेक्शन 9 wants two requirements for giving jurisdiction to civil court। दो चीज़ें चाहिए होती है। तो ए लिखी हुई है सिविल सूट शुड बी ऑफ सिविल नेचर, दूसरी बी लिखी हुई है कॉग्निजेंस इज नॉट बार्ड। ठीक है, तो सिविल नेचर क्या होता है, व्हेन द मेन क्वेश्चन, जो सूट में मेन क्वेश्चन है, दैट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजन्स राइट। जब नागरिकों के राइट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो सिविल नेचर का सूट होता है। ये प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज़ होते हैं, जैसे कि इन्हें क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, प्योरली रिलीजियस नहीं होना चाहिए। एकदम प्योरली रिलीजियस अगर हुआ तो फिर हम उसे सिविल नेचर नहीं मानेंगे। वो इनिशियली ऑफिस से रिलेटेड था, बाद में कोई रिलीजियस क्वेश्चन उसमें आ गया तो फिर हम उसे सिविल नेचर का मानते हैं। ठीक है, अब एक प्रिजम्पशन होती है यहाँ पे। प्रिजम्पशन ये होती है कि अगर कोर्ट ने सूट का कॉग्निजेंस ले लिया, उसे ट्राई किया, ठीक है, तो ये माना जाएगा, ये प्रिजम्पशन रहेगी कि ये जो है सूट है ये सिविल नेचर का है। जो ये पार्टी आके बोलती है ना कि ये सिविल नेचर का नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर चला जाता है कि आप साबित करिए कि ये सिविल नेचर का नहीं है। ठीक है, अब इसमें सिविल नेचर के कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे राइट टू वर्शिप है, राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे एक्सपेलिंग मेंबर फ्रॉम कास्ट, अगर कास्ट से किसी को एक्सपेल कर दिया जाए तो वो भी एक लीगल राइट माना जाता है, तो वो माना गया है कि ये सिविल नेचर का है। इसके ऊपर एक्सपेल करने के ऊपर एक केस है जो कि है रघुनाथ दामोदर वर्सेस वनर्धन गोपाल बॉम्बे। ठीक है, तो अगर एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट है तो फिर ये वायलेशन ऑफ लीगल राइट है और फिर ये सिविल सूट माना जाएगा। तो अगर जो मियरली एकदम बेसिकली कास्ट से रिलेटेड होते हैं उसको नहीं माना जाएगा सिविल सूट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी तो होते ही हैं सिविल सूट्स। ठीक है, अब आता है दूसरी कंडीशन, कॉग्निजेंस इज नॉट बार्ड बाय लॉ इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या होता है ये देखते हैं। एक्सप्रेसली बार्ड क्या होता है और इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है। एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब है जैसे जहाँ पर ये लिख दिया जाए कि ये बार होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीसी में आप सेक्शन 11 में देखेंगे, 12 में देखेंगे, सेक्शन 95 में देखेंगे कि वहाँ पे सूट एक्सप्रेसली बार्ड है कि बार टू सूट है। ठीक है, सीपीसी और भी जगह जहाँ भी कहीं सीपीसी में एक्सप्रेसली बार दिया हुआ है तो वो बार हो जाएगा। ठीक है, फिर वो सिविल नेचर का नहीं रह जाएगा, मतलब सिविल नेचर का हो या ना हो वो एक्सप्रेसली बार्ड है, इसलिए सेक्शन 9 में उसका कॉग्निजेंस नहीं बनेगा। और फिर आता है जैसे सीपीसी के बाहर भी कोई एक्ट है, कोई स्टैट्यूट है, तो वो कह सकता है कि भाई एक्सप्रेसली बार करते हैं हम सिविल कोर्ट का jurisdiction, जैसे कि सेक्शन 69 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एंड मे बी एक्सप्रेसली बार्ड इन सम अदर लॉज। तो जहाँ भी कहीं लिख दिया गया। इम्प्लाइडली बार क्या होता है, इम्प्लाइडली बार होता है जहाँ पे डायरेक्टली तो ये नहीं लिखा गया कि ये बार है, लेकिन क्योंकि दूसरे ऐसे प्रोविजंस हैं कि जिनकी वजह से वो केस सिविल कोर्ट
कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। कोई और अथॉरिटी, कोई और बॉडी वो प्रोसीडिंग्स चलाती हैं जो कि सिविल नेचर की ही होती हैं, जैसे कि अच्छा, इम्प्लाइडली एक्सप्लेन किया गया था धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब जैसे कि इफ़ इट इज़ बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, दो तीन तरीके से देखते हैं कि कैसे इम्प्लाइडली बार होता है। अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से बार हो रहा है तो वो सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा। क्या इससे समझते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ? जैसे समझिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, उसमें कई जगह दिया हुआ है, जैसे सेक्शन 20, 21, 24 से 30 तक, सेक्शन 56 में, कि एग्रीमेंट वॉइड कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। अब एग्रीमेंट अगर वॉइड हो गया तो फिर वो क्या एनफोर्सिएबल बाय लॉ रह गया? नहीं रह गया। आप उसको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। तो जहाँ पर वो आप लीगली एनफोर्स ही नहीं करा सकते, तो सिविल कोर्ट कैसे उसका ज्यूरिसडिक्शन लेगा, कैसे उसे एंटरटेन करेगा, कैसे कॉग्निजेंस ले लेगा? तो सिविल कोर्ट उस केस को नहीं लेगा। तो ये इम्प्लाइड बार हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई लॉ ऐसा आ गया, प्रिंसिपल ऑफ लॉ आ गया कि भाई एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये हो गया, ठीक है। फिर जैसे कुछ अदर लॉज बनते हैं जिनमें कि स्पेसिफिकली एक सिस्टम दे दिया जाता है, एक मशीनरी दे दी जाती है, जैसे रेंट के केसेस में, रेवेन्यू केसेस में, कि भाई आपकी जो रेंट का केस है, रेवेन्यू केस है, ये पर्टिकुलरली रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा या रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा। तो वहाँ पर जब एक्सप्रेसली पूरा आपको दे दिया कि कैसे प्रोसीड करना है और रेमेडीज़ भी उसी एक्ट में दी हुई हैं, तो फिर सब कुछ कंसोलिडेटेड आपको एक एक्ट में मिल रहा है कि आपको उसी के थ्रू जाना है, वो स्पेशली इनैक्ट किया गया है उस पर्पज़ से। तब आप सिविल के पास नहीं जाएंगे। हालांकि सिविल को एक्सप्रेसली बार नहीं किया गया, लेकिन इम्प्लाइडली बार है, क्योंकि पहले हमें रेंट ट्रिब्यूनल के ही पास जाना है, पहले हमें इंडस्ट्रियल मैटर है तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाना है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स का मैटर तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट्स में जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको डायरेक्टली सिविल कोर्ट में लेके नहीं आ सकते। हाँ, इस पर भी केस लॉज में ये कहा गया है कि अगर कोई कमी रह जाती है मशीनरी में, जो कि स्पेशल इनैक्टमेंट है, जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई मैटर है, टैक्सेशन का कोई भी मैटर है, अगर एक्सेस टैक्स ले लिया गया और उसे रिटर्न करने की मैकेनिज्म वहाँ पर नहीं दी हुई है, ठीक है, उस एक्ट में, तो किसी पर्सन को अपना रिटर्न चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? फिर वो सिविल कोर्ट में आएगा। जो भी कुछ छूट जाता है एक पर्टिकुलर उस एक्ट के अंदर में, कि अगर कोई रेमेडी रह गई, ठीक है, वो पूरी नहीं हो पा रही उस एक्ट के प्रोविजंस के द्वारा, तो फिर आप कहाँ आएंगे? फिर आपको सिविल कोर्ट आना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाइड बार होता है कि यहाँ पर आपको स्पेशली दे दिया तो अब ये इम्प्लाइडली बार हो गया। जैसे कि कुछ हैं, रेंट ट्रिब्यूनल, रेवेन्यू कोर्ट, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स में होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होते हैं। अब आर्बिट्रेशन का जहाँ भी आप कई क्लॉज देखते हैं वहाँ पे ये होता है कि आर्बिट्रेशन को फॉलो की ये आर्बिट्रेटर होगा, लेकिन क्या ये एक्सप्रेसली लिखा जाता है कि ये सिविल उसमें नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट इसे नहीं एंटरटेन करेगा? नहीं लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है और वहाँ की एक प्रॉपर प्रोसेस है, तो इसलिए ये माना जाता है, ये इम्प्लाई हो जाता है कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार्ड है, ठीक है। अब ऐसे ही जो सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं, ठीक है, वो भी माना जाता है कि इम्प्लाइडली बार्ड हैं। तो इस तरीके से क्या एक्सप्रेसली बार्ड होता है, क्या इम्प्लाइडली बार्ड होता है, आपको समझ में आ गया होगा। और कौन से सूट्स सिविल नेचर के होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन 1 और 2 को एक साथ पढ़ते हुए। और काफ़ी सारे इसके ऊपर केस लॉज हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको सेक्शन 9 क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।